ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे अब नॉर्मल लॉस के ऊपर और एग्जांपल्स। प्रीवियस सेशन में अपन ने एक एग्जांपल किया था लास्ट क्लास में, लास्ट एग्जांपल जो था अब नॉर्मल लॉस के ऊपर। तो ये जो एग्जांपल है वो भी अब नॉर्मल लॉस के ऊपर है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। मिस्टर ए ऑफ मुंबई कंसाइन 2000 रेडियोज एट द रेट ऑफ 600 पर रेडियो ऑन कॉस्ट। तो देखो उसके जो मिस्टर ए था वो कौन था, कंसाइनर था, मुंबई में रहता था। तो उसने कंसाइन किया 2000 रेडियो, और जो रेडियो का कॉस्ट था वो कितना था, 600 पर रेडियो था, एंड 700 पर रेडियो एट इनवॉइस प्राइस। लेकिन सर उसने जब माल को ट्रांसफर किया तो कैसे किया, इनवॉइस प्राइस पे किया। तो इनवॉइस प्राइस क्या उसने कॉस्ट रखा है, अबव कॉस्ट रखा, अबव कॉस्ट रखा, क्योंकि अबव कॉस्ट पता कैसे लग रहा है, आपका कॉस्ट कितना 600, लेकिन आपने ट्रांसफर कितने पे किया, 700 पे। इसका मतलब कि कैसे किया उसको ट्रांसफर, अबव कॉस्ट किया। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो लोडिंग का पोर्शन है वो कितना है, 100 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले जो अपन ने सम्स किए थे उन सम्स के अंदर अपन ने देखा था कि आपको परसेंटेज गिवन होता था कि जैसे कि 25% ऑन द कॉस्ट, 20% ऑन द कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको गिवन है कि 600 रुपये का था वो, और ट्रांसफर कितने पे किया, 700 रुपये पे। इसका मतलब कि इसमें लोडिंग का पोर्शन कितना है, 100 रुपये का दिख रहा है साफ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। एंड ट्रांसफर किसे किया, मिस्टर बी को, दैट इज मिस्टर बी कौन हुआ, कंसाइनी, ठीक है, और वो अजमेर का था। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था। आगे देखते हैं। मिस्टर बी सोल्ड 1400 रेडियोज एट द रेट ऑफ 850 पर रेडियो। तो यहाँ पर जो मिस्टर बी था उसने सोल्ड कर दिया रेडियो को, 2000 उसको मिले थे रेडियो, उसमें से उसने बेचा कितना, 1400 रेडियो बेच दिया। और कितने रेडियो, कितना रुपए पर रेडियो बेचा उसने, 850 रुपये पर रेडियो पे उसने बेच दिया उसको, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि 150 रेडियोज जो थे डैमेज हो गए इन द ट्रांजिट, मतलब कि रास्ते में खराब हो गया, ठीक है, एंड क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो देखो यहाँ पर ये लॉस जो हुआ है 150 का, वो नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, पता कैसे लगेगा कि नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। तो देखो यहाँ पर जो लॉस था उसके रेस्पेक्ट में क्या आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, हाँ सर। तो क्या नॉर्मल लॉस के रेस्पेक्ट में इंश्योरेंस होता है, नहीं होता। तो यहाँ पर जब आपने इंश्योरेंस करवा रखा तो वो किस टाइप का लॉस बनेगा, अब नॉर्मल लॉस बनेगा। तो यहाँ पर जो 150 का लॉस है उसका कैलकुलेशन किस अकॉर्डिंग किया जाएगा, अब नॉर्मल लॉस के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। तो सर क्या जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट था क्या उसमें कोई चेंज आएगा, नहीं सर, वो सेम रहेगी आपकी। लेकिन अगर यही अब नॉर्मल लॉस होता तो आपको चेंज करना पड़ता है आपके कॉस्ट पर यूनिट को, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ ही चेंज नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लॉस था वो अब नॉर्मल लॉस था। तो देखो, एंड क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो कितना अमाउंट मिल रहा है वो गिवन नहीं है यहाँ पर, मतलब आपने क्लेम तो किया बट ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको उससे पैसा कितना मिला। तो अपन प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते अभी। प्रॉफिट लॉस तो तब निकलता ना जब मुझे ये पता होता है कि सर इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना अमाउंट दे रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 लाख का लॉस हुआ, कंपनी को अपन ने बोला कि क्लेम दो हमको, लेकिन कंपनी ने अभी तक आपको बताया नहीं कि कितना देगी वो, तो क्या उस केस में आप प्रॉफिट लॉस निकाल पाओगे, नहीं सर। तो यहाँ पर आपने सिर्फ क्लेम किया है, बट ऐसा आगे कोई इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रहा मेरे को जो ये बताता हो कि अपन को मिला कितना। तो इस केस में आपको सिर्फ अबनॉर्मल लॉस को बुक करना है, उसके रेस्पेक्ट में प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते। प्रॉफिट लॉस तब निकलता है जब आपको ये पता होता है कि सर इससे मिलने वाला कितना है मुझे कंपनी से, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ एक एंट्री बनेगी, दैट इज लॉस को ट्रांसफर करने की कंसाइनमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो देखो एजेंट रिसीव, एजेंट कौन है यहाँ पर, मिस्टर बी। तो एजेंट रिसीव कमीशन ऑन द इनवॉइस प्राइस एट 10%। तो सर मैंने जैसा आपको बताया था कि जो कमीशन होता है, नॉर्मल कमीशन होता है, वो किस पे दिया जाता है, इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस, जो डिसाइडेड किया जाता है। तो यहां पर उसने बोला इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो आपको इनवॉइस प्राइस पे देना, अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं होता तो इस केस में किस में देते हैं अपन, सेलिंग प्राइस पे देते हैं जितना उसने माल बेचा, ठीक है। तो देखो एंड अबव इनवॉइस प्राइस 20%। तो सर ये जो अबव इनवॉइस प्राइस है इसका मतलब ये कौन सा कमीशन है, ओवर राइडिंग कमीशन। क्योंकि जो ओवर राइडिंग कमीशन होता है वो किस पे दिया जाता है, जितना आप ज्यादा एक्सेस पे बेच पाते हो, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस से ऊपर का जो डिफरेंस होगा उसके ऊपर जो कमीशन दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग कमीशन। तो ये 10% तो है आपका नॉर्मल कमीशन और 20% क्या है आपका ओवर राइडिंग कमीशन। तो यहाँ पर 2 टाइप के कमीशन दे रखे आपको, तो इसको आपको इनको कैलकुलेट करना है। आगे बोलता है कि अकाउंटिंग मेड एट इनवॉइस प्राइस। तो देखो अगर इन्फॉर्मेशन अगर नहीं भी दी होती तो अपन किस पे करते हैं, इनवॉइस प्राइस पे ही करते हैं। क्योंकि सर जब उसने परफॉर्मा इनवॉइस बनाया होगा तो 600 का तो उसके कॉस्ट था, लेकिन उसने ट्रांसफर कितने पे किया होगा, 700 पे। तो अल्टीमेट जब उसका बिल बना होगा तो 700 पे उसने एंट्री पास की होगी, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया था जब भी अगर आपको इनवॉइस प्राइस अबव कॉस्ट होगा तो हमेशा किस पे करोगे, 700 पे करोगे। ठीक है, यहां पर ये बोल सकता था कि अकाउंटिंग मेड एट इनवॉइस प्राइस, बट इस इनवॉइस प्राइस की जगह वो ये भी बोल सकता था कि आपको कॉस्ट पे करना है, तो फिर 600 के अकॉर्डिंग करते हैं आप एंट्री। ठीक है, बट यहाँ पे उसने साफ बोल ही दिया कि इनवॉइस प्राइस मतलब कि 700 पे करना है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस 600 था, 700 था, 700, तो 700 को लेके अपन को एंट्री पास करनी है। और दूसरी चीज यहाँ पर जब आप 700 को लेकर एंट्री पास करोगे तो जब भी आप एंट्री पास करोगे तो उसमें लोडिंग का पोर्शन कितना छुपा होगा, 600 और 700 का डिफरेंस कितना, 100 का, तो 100 का लोडिंग का पोर्शन छुपा होगा, उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 700 माइनस 600 दैट इज 100 रुपये। एंट्री पास होगी 700 से, पर उसको लाना कितने पे अल्टीमेट, 600 पे, तो आपको रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। और जब आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करोगे तो भी किस पे करोगे, 700 पे, लेकिन अल्टीमेट क्या निकालना पड़ेगा आपको वहां पर, स्टॉक रिजर्व। क्यों, क्योंकि 700 में क्या छुपा हुआ है, लोडिंग का पोर्शन। इन दैट केस जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो वैल्यू करते हैं अपन कॉस्ट के ऊपर, बट उसको कॉस्ट पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा और रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को एंट्री पास करके एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो देखते हैं, डील करते हैं सम को। तो सबसे पहले उसने क्या मांगा आपसे, उसने आपसे एक चीज मांगा, दैट इज प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर कौन है, मिस्टर ए। तो मिस्टर ए के बुक्स में आपको क्या बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ओके, तो इन्फॉर्मेशन पुट करता है, यहाँ पर एंट्री नहीं मांगी, उसने अकाउंट मांगा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या इन्फॉर्मेशन पुट करता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो खर्चे को बुक करता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख के जो एंट्री पास करेंगे वो किससे करेंगे, 600 से, 700 से, क्योंकि उसने खुद बोला है कि सर जो भी आपको एंट्री पास करनी है अकाउंटिंग में करना है वो इनवॉइस प्राइस पे करना है। जो इनवॉइस प्राइस था वो कितना था, 700 रुपये। ठीक है, तो इस केस में 600 को यूज नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो कितना गुड्स भेजा था उसने, 2000 रेडियो, और पर रेडियो कितना, 700 रुपये। ठीक है, तो कितना हो जाता है ये, 2014 लाख। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इनवॉइस प्राइस पे करोगे और इनवॉइस प्राइस अगर आपका अबव कॉस्ट है तो उस केस में सर यहाँ पर जो 100 रुपये का डिफरेंस था, 100 रुपये का जो लोडिंग का पोर्शन था उसको आपको हटाना पड़ेगा, और जब हटाओगे तो आपको रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 100 रुपये के डिफरेंस से आप क्या करोगे, रिवर्स एंट्री पास करोगे, दैट इज बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो देखो बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 2000 रेडियो पे कितना लोडिंग का पोर्शन था पर रेडियो पे, 100 रुपये, तो कितना हो जाएगा सर ये, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी अगर इनवॉइस प्राइस अबव कॉस्ट होगा तो रिकॉर्डिंग 700 पे करनी है, दैट इज इनवॉइस प्राइस पे करनी है, बट जो लोडिंग का पोर्शन है उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन ने ये पहली एंट्री पास की थी, उसके रेस्पेक्ट में जो लोडिंग था वो भी हटा दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखो यहां पर कोई कंसाइनर का एक्सपेंस है क्या, कंसाइनर दैट इज मिस्टर ए, तो मिस्टर ए के रेस्पेक्ट में सर कोई भी एक्सपेंस नहीं रखा एक्सेप्ट द परचेज, कि उसने खर्चा किया था परचेज करने के लिए, तो वो तो अपन ने रिकॉर्ड कर लिया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या इसके अलावा कोई खर्चा है, नहीं सर इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। तो जरूरी नहीं कि सर एग्जाम में अगर आपको सम के अंदर कंसाइनर का कोई खर्चा नहीं दिखता तो सम गलत है। देखो प्रैक्टिकल अगर सोचते हैं अपन, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके सोचते हैं इस एग्जाम्पल को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो सिर्फ परचेज करने के लिए खर्चा करेगा। सर उसको जब भेजेगा तो उसके भी तो खर्चे होंगे ना, बट अपन को सम डील करना है, तो सम जैसा बोलता है, जो क्वेश्चन बोलता है अपन को वही मान के सम करना है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसमें सम के अंदर एक्सपेंस नहीं है तो वो गलत हो गया। ठीक है, तो जैसा इन्फॉर्मेशन है वैसे अपन को काम करना है। ठीक है, तो कंसर्नर का एक्सपेंस नहीं है तो नहीं है बस, तो यहाँ पर कंसर्नर का कोई एक्सपेंस नहीं था। अच्छा, इसके बाद किसका एक्सपेंस देखेंगे, कंसाइनी का। अच्छा, कोई कंसाइनी का एक्सपेंस था यहाँ पर, तो देखो कंसाइनी ने सोल्ड किया था तो ये तो एक्सपेंस है नहीं। 150 का डैमेज हुआ था गुड्स, ये भी कंसाइनी का एक्सपेंस नहीं है। एजेंट ने रिसीव किया कमीशन, ये कंसाइनी का एक्सपेंस है, बट ये तो उसके माल बेचने पे खर्चा था, वो लेगा। क्या अलग से वो खर्चा नहीं कर रहा, नहीं कर रहा सर। कमीशन तो अलग चीज है और एक्सपेंस अलग चीज है। जब वो गुड्स लेगा तो वो भी तो खर्चे करेगा, बट उसके रेस्पेक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखो इस सम के अंदर क्या है, अगर एग्जाम में आपके सामने कंसाइनर के और कंसाइनी के एक्सपेंस नहीं ले रखे तो सर नहीं है वो, ऐसा नहीं है कि सम गलत है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखे तो ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है कि दोनों खर्चे नहीं कर रहे, बट
ऐसा जब अपन सम करेंगे तो जैसा इन्फॉर्मेशन है वैसा अपन को पुट करना पड़ेगा। तो या तो ना यहाँ पर सम के अंदर ना तो टू बैंक आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर कंसाइन ने खर्च ही नहीं किया, और ना ही कंसाइन नहीं आएगा, टू कंसाइन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसने भी खर्च नहीं किया। बट कंसाइनिंग का सिर्फ एक ही खर्चा बनता है, और वो खर्चा क्या है, कमीशन का, तो वो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन पहले गुड्स को बेच तो दे। तो बेचने के रेस्पेक्ट में क्या बोलता है वो, कि सर उसने एजेंट ने सोल्ड किया, दैट इज मिस्टर बी ने सोल्ड किया 1400 रेडियोज एट द रेट ऑफ कितना, 850 पर रेडियो के अकॉर्डिंग। तो जब बेचेंगे तो क्या करेंगे एंट्री, बाई कंसाइनी, दैट इज बाई मिस्टर बी, ब्रैकेट में सेल्स। तो कितना बेचा, 1400 मल्टीप्लाई बाई कितना, 850, ठीक है। तो कितना हो जाता है ये हो जाएगा आपका 11,90,000, ठीक है सर। तो 11,90,000 का उसने गुड्स को बेच दिया। उसके बाद अपन को दो चीजें कैलकुलेट करनी है यहां पर, देखो। तो अभी तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, कमीशन, अबनॉर्मल लॉस और अनसोल्ड स्टॉक। तो पहले अपन कमीशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ठीक है। तो यहां पर एजेंट दैट इज मिस्टर बी को दो कमीशन मिल रहा था। एक तो नॉर्मल जो मिलता है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन उसको ओवरराइडिंग कमीशन मिल रहा है। ओवरराइडिंग कमीशन के बारे में बोलता है कि अबाउ द 20% इनवॉइस प्राइस जितना बेचेगा उसको 20% कमीशन मिल जाएगा। तो देखो जब नॉर्मल कमीशन की बात करते हैं, अगर नॉर्मल कमीशन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो किस पे देते हैं अपन, सेलिंग प्राइस पे, दैट इज जितने पे बेचा उस पर 11,90,000 पे दे देते हैं अपन। लेकिन सर क्या यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन था, क्या उसमें कोई स्पेसिफिकेशन है यहाँ पर? हाँ सर, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है कि यहाँ पर जो कमीशन देना है वो किस पे देना है आपको, इनवॉइस प्राइस पे देना है, ठीक है। और वो कितना देना है, 10% देना है। तो इस तरीके से अपन को कैलकुलेशन करना है। अगर ये इनवॉइस प्राइस नहीं लिखा होता तो किस पे देता मैं, 11,90,000 पे। तो देखो जब कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे तो उसने कितना यूनिट बेचा, 1400 बेचा। तो अगर मैं जनरल कमीशन निकालूं तो उसने कितना बेचा, 1400 यूनिट बेचा, और इनवॉइस प्राइस कितना था यहाँ पर, 700 का। तो ये आ गया आपका टोटल इनवॉइस प्राइस, मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे, 10%, क्योंकि नॉर्मल कमीशन कितना था, 10% का। तो ये कितना हो जाता है आपका, 1400 मल्टीप्लाई बाय 700, दैट इज 9,80,000 का 10%, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 98,000 का, ठीक है। तो कमीशन आ गया। इसके बाद दूसरा कमीशन क्या बोलता था, दूसरा कमीशन था ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है। तो ओवरराइडिंग कमीशन किस मिलता है, जो इनवॉइस प्राइस के ऊपर का डिफरेंस है उस पर, ठीक है। तो देखो इनवॉइस प्राइस कितना, 700, और कितना ज्यादा बेच दिया आपने, 850 से बेचा, तो कितना डिफरेंस पे बेचा आपने। देखो आपको बोला गया था 700 पे बेच उसको, लेकिन आपने कितना ऊपर पे बेचा उसको, 150 ऊपर पे बेचा, ठीक है। तो 150 रुपए के अमाउंट पे आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। और कितना यूनिट बेचा आपने, 1400 बेचा, तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय कितना, जितना ओवरराइडिंग कमीशन का रेट है वो। तो देखो कितना हो जाएगा, आपने बेचा 850 में और इनवॉइस प्राइस था 700, तो ये तो आ गया आपका डिफरेंस। और कितना यूनिट बेचा आपने, 1400 यूनिट बेचा, तो ये आ जाएगा आपका डिफरेंस टोटल, जितना आपने ज्यादा बेचा, मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। तो रेट कितना था यहाँ पर, इसका रेट था 20%, तो मल्टीप्लाई बाय 20%, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, ये हो जाएगा इसका वैल्यू आपका 2,10,000 का 20%, ठीक है। तो इसका 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 42,000, ठीक है सर। तो ये आपने दोनों कमीशन निकाल लिया, आप पुट कर देंगे अकाउंट में। तो क्या हो जाएगा यहां पर, टू मिस्टर बी, ब्रैकेट में कमीशन। तो आपको प्रॉपर दिखाना है जनरल कमीशन कितना है, ओवरराइडिंग कितना है। जनरल कमीशन था आपके पास 98,000 का, एंड ओवरराइडिंग कमीशन था आपके पास 42,000 का। तो टोटल कितना, 140। तो ये आ गया आपका कमीशन, ठीक है। तो अपन ने जो पहला राउंड था वो कर लिया, दैट इज कमीशन का कैलकुलेशन कर लिया। अब अपन को कैलकुलेशन करना है सर किसका, अब नॉर्मल लॉस का, ठीक है। तो अब नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले चीज, आपको हमेशा जब भी अब नॉर्मल लॉस निकालो तो ये चीज याद रखना कि सर जो अब नॉर्मल लॉस हुआ है वो इन द ट्रांजेक्ट हुआ है या इन द गोडाउन ऑफ कंसाइनी हुआ है।
या तो जो लॉस होगा वो रास्ते में हो जाएगा, या फिर वो लॉस कहां पर होगा, कंसाइनी के गोडाउन में होगा। देखो मिस्टर ए, मिस्टर बी, ठीक है। तो यहां से जब ट्रांसफर किया होगा तो जो लॉस होने के चांस है या तो वो इन द ट्रांजेक्ट होंगे या फिर गोडाउन में होंगे, ठीक है। तो यहां पर जो लॉस हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, देखो 150 रेडियोस डैमेज इन द ट्रांजेक्ट, इसका मतलब रास्ते में हो गया। तो सर एक चीज समझना, क्या कंसाइनर के एक्सपेंस इस लॉस पर हुए होंगे? कंसाइनर को मिला ही नहीं तो जो एक्सपेंस था वो उसके ऊपर कैसे करेगा? और पहली बात तो सर इस सम के अंदर कंसाइनी कोई एक्सपेंस कर ही नहीं रहा, अगर वो करता तो मैं इसको कंसिडर करता ही नहीं। वैसे भी अगर वो खर्चा करता भी ना तो भी मैं लॉस के अंदर उसको कंसिडर करता ही नहीं उसके खर्चे। क्यों नहीं करता? क्योंकि सर उसको वो ये जो यूनिट थे, जो 150 यूनिट थे, वो इसको मिले ही नहीं ना, और जब मिले ही नहीं तो इसने इसके ऊपर खर्चा किया ही नहीं। और दूसरी बात, इस सम के अंदर डिफरेंस क्या है कि ये जो कंसाइनी है वो खर्चे कर ही ना 1 रुपए का, तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अगर गोडाउन में होता तो भी इंक्लूड नहीं होता क्योंकि इसके खर्चे है ही नहीं सर एक भी। तो देखो यहां पर उसने क्या बोला, कंसाइनमेंट जो ट्रांजेक्शन था उसके अंदर जो लॉस हुआ वो कहां पर हुआ, ट्रांजेक्ट में हुआ। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अब नॉर्मल लॉस। अब जो अब नॉर्मल लॉस निकालेंगे वो भी किस पे निकालेंगे अपन, इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि इसने जितने भी अकाउंटिंग करने के लिए बोली है वो कैसे बोली है, इसने इनवॉइस प्राइस पे करनी है। दैट इज किसका यूज करना, 600 का, 700 का, 700 का। पहली चीज। दूसरी चीज सर एक चीज और समझना, क्या आपका जो 700 रुपये है क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस नहीं है, ठीक है। तो ये सेम रहने वाला है। तो पहला क्या लिखेंगे अपन, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। कितना यूनिट था, 150 का, और एक यूनिट का इनवॉइस प्राइस कितना, 700। तो कितना हो जाता है ये, 150 इंटू 700, दैट इज 1,05,000, ठीक है। तो 1,05,000 का अपना परचेज प्राइस था, सिर्फ इनवॉइस प्राइस, ठीक है। उसके बाद अपन क्या ऐड करेंगे, कंसाइनर के एक्सपेंसेस। लेकिन सर कंसाइनर का तो एक्सपेंस ही नहीं है, तो मैंने आपको बताया जरूरी नहीं कि एक्सपेंस हो ही, प्रैक्टिकल लाइफ में तो होगा लेकिन सब में नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है, इस केस में 0। और कंसाइनी का एक्सपेंस तो सर अगर करेगा वो तो भी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जो लॉस हुआ है वो रास्ते में हुआ है। तो अगर कंसाइनी अगर खर्चा करता भी यहाँ पर, अगर कंसाइनी अगर खर्चा इस करता भी, कुछ एक्सपेंस कर रहा होता, मानते हैं 2,000 रुपीज़ का, तो सर वो इसमें इंक्लूड होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि ये रास्ते में खोया है माल, ठीक है, रास्ते में खराब हुआ है माल, तो इस केस में इसके एक्सपेंस तो अपन लेंगे ही नहीं। अगर हाँ ये जो लॉस था वो अगर कंसाइनी के गोडाउन में होता तो फिर मैं कंसिडर करता, क्योंकि फिर कंसाइनी जो है वो इसके ऊपर खर्चा करता, और फिर मैं इसको जब कैलकुलेट करता, दैट इज अबनॉर्मल लॉस निकालता, तो फिर कंसाइनी के अपन एक्सपेंस लेके चलते वहाँ पे, ठीक है। तो देखो कंसाइनी का एक्सपेंस कुछ थे ही तो नहीं लिया उसको, तो अपना जो अबनॉर्मल लॉस था वो कितना जाएगा, 1,05,000 का। बट सर एक चीज समझना, ये जो अबनॉर्मल लॉस है ना, इसके अंदर भी क्या छुपा हुआ है, लोडिंग का पोर्शन। क्योंकि देखो आपने जब कैलकुलेट किया ना अबनॉर्मल लॉस को, तो किस पे किया, 600 पे, 700 पे, 700 पे। तो इसके इसमें कितना लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है इसमें, 100 रुपीज का, तो उसको भी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से इसका आ जाएगा वैल्यू, अबनॉर्मल लॉस, तो इसमें जो लोडिंग का पोर्शन है वो कितना हो जाएगा, 100 रुपए का, ठीक है। तो 150 यूनिट पे 100 रुपए का लोडिंग का वैल्यू था, तो कितना हो जाएगा ये, 15,000 का, ठीक है। तो 150 यूनिट था और लोडिंग का अमाउंट कितना था पर यूनिट, 100 रुपीज, दैट इज कितना हो जाएगा लोडिंग का टोटल अमाउंट अबनॉर्मल लॉस के रिगार्डिंग में, 15,000 का, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी, दैट इज 15,000 से रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी, तब ये अल्टीमेट किस पे आ जाएगा, 600 रुपये पे आ जाएगा, ठीक है। अगर 700 से आपने उसको क्या किया, डेबिट किया, तो 100 रुपये से क्रेडिट कर दिया, तो अल्टीमेट जो इफेक्ट है वो किस पे आ जाएगा, 600 रुपये पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को एंट्री पास करनी है। तो अब नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या बनती है अपनी, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना सर, 1,05,000 का,
ठीक है। लेकिन जो अबनॉर्मल लॉस है इसमें लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है, तो ये डेबिट कितने से हुआ, 1,05,000 से। अब इसमें क्या करना है, लोडिंग का पोर्शन अगर हटाओगे तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा आपको, रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी, और रिवर्स एंट्री कितने से पास करनी है, 15,000 से। तो इस केस में इस एंट्री को रिवर्स करोगे तो एंट्री क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल लॉस अकाउंट 15,000। ठीक है, तो ये लोडिंग का पोर्शन हटाने के लिए अपन ने ऐसा किया कि 15,000 से ही रिवर्स एंट्री पास कर दी। तो एंट्री क्या बन गई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, कितना, 15,000। और सर यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो एंट्री बनेगी नहीं, क्यों, क्योंकि सर अभी तक अपन ने सिर्फ क्लेम मांगा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया अभी तक कि कितना वो देंगे। तो जब तक ये नहीं पता कि कितना देंगे तब तक अपन ये पता नहीं लगा सकते कि सर मेरा प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि देखो मेरा 1,05,000 का लॉस था यहाँ पर। लेकिन जब अल्टीमेट बात करूं मैं कंपनी के पास गया, इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो मैंने उससे क्लेम तो किया, लेकिन कंपनी ने अभी तक ये डिसाइड करके बताया नहीं कि मुझे वो कितना अमाउंट देगा। इस केस में अपन प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री पास नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में ये दो एंट्री पास करेंगे अपन, दैट इज अबनॉर्मल लॉस अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, और जो उसमें लोडिंग का पोर्शन छिपा हुआ था उसको एलिमिनेट करके रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, कितना, 15,000 का। ठीक है, तो ये दो एंट्री अपन पोस्ट कर देते हैं। तो देखो पोस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, बाई अब नॉर्मल लॉस वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, कितना, 1,05,000। अब इसके अंदर क्या छुपा हुआ था, लोडिंग, रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, दैट इज टू अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो कितना, वर्किंग नोट नंबर 2 से 15,000। तो ये अपने आप ही किस पे आ गया आपका, 90,000 पे, दैट इज कॉस्ट पे आ गया अपने आप ही। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को कैलकुलेशन करना था इसका। अब अपन को तीसरी चीज कैलकुलेट करनी, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो वैल्यूएशन कर देते हैं। ओके, सो वर्किंग नोट नंबर 3, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, तो अनसोल्ड स्टॉक है कितना, पहले वो देख लेते हैं। यूनिट तो पता हो ना, यूनिट कितनी है अपने पास। तो देखो उसने 2,000 यूनिट ट्रांसफर किया, तो अल्टीमेट कंसाइनी को कितना मिला, 2,000 यूनिट्स। लेकिन रास्ते में कितना खो गया वो, 150, तो वो हटा देते हैं क्योंकि वो तो मिला ही नहीं उसको। और जब उसको अमाउंट जो यूनिट मिला उसमें से भी उसने कितना बेच दिया, उसमें से उसने बेच दिया 1,400। ठीक है, तो 1,400 यहां से हटा देंगे, तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा आपका, अनसोल्ड स्टॉक। तो 2,000 माइनस 150 माइनस 1,400, दैट इज 450 जो है, इसके रेस्पेक्ट में आपको कैलकुलेशन करना है। यह था आपका अनसोल्ड स्टॉक। तो देखो अपन को 400 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि सर कंसाइनमेंट में जब अपन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो कंसाइनिंग के सारे एक्सपेंस लेंगे जो उसको सेलेबल बनाने के लिए यूज में आ रहे हैं। दूसरी चीज, कंसाइनिंग के सिर्फ वही खर्च लेंगे जो अप टू द गोडाउन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो कितना यूनिट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहा है, 450। और एक यूनिट का कैलकुलेशन करते वक्त कॉस्ट पे करना है, 700 पे इनवॉइस प्राइस पे करना है। उसने बोला सर अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट करना है वो करना है इनवॉइस प्राइस पे, दैट इज 700 रुपीज पे। क्योंकि जब उसने इनवॉइस प्राइस क्या होता है, जिस वैल्यू पे कंसाइनर कंसाइनी को माल ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पे जब ट्रांसफर किया गया था माल, तो किस पे किया गया था, 700 रुपये पे। तो 700 पे एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे, 700 से। और जैसे ही मैं 700 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर इसमें लोडिंग का पोर्शन जुड़ जाएगा, और जैसे ही लोडिंग का पोर्शन जुड़ जाएगा तो मुझे स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 450 मल्टीप्लाई 700, दैट इज 3,15,000। ठीक है सर, अब क्या ऐड करेंगे इसमें, कंसाइनर के एक्सपेंसेस। बट सर कंसाइनर ने कोई खर्चे किए ही नहीं, तो यहां पर सर इसको इंक्लूड भी नहीं करेंगे। इंक्लूड तो तब करते जब खर्चा करता, तो सर इस पूरे सम के अंदर कोई खर्चा था ही नहीं, जो कंसाइनर कर रहा था, कंसाइनी कर रहा था। ठीक है, तो इस केस में ना तो कंसाइनर का कोई खर्चा आएगा ना कोई कंसाइनी का खर्चा आएगा। ठीक है, तो इस केस में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया वो कितना हो गया, 3,15,000 का। ठीक है, तो उसके बाद सर जब अपन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करते हैं और वैल्यू करते वक्त इनवॉइस प्राइस लेता है, और इनवॉइस प्राइस जो है आपका एट कॉस्ट नहीं होकर अबव कॉस्ट होगा,
तो उस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व, क्योंकि स्टॉक रिजर्व का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर छुपा हुआ लोडिंग का पोर्शन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। तो इस केस में यहाँ पर इस 3,15,000 रुपये में क्या छुपा हुआ है, लोडिंग, और वो निकालने के लिए अपन को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व। तो वो निकाल लेते हैं। देखो स्टॉक रिजर्व कितना हो गया आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना, 450, और आपको पता है कि हर यूनिट के अंदर कितना लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है, 100 रुपए का। क्योंकि देखो जब आपने कैलकुलेशन किया किस पे के 700 पे, बट होना कितने पे चाहिए था, 600 पे, तो अल्टीमेट आपने कितने ज्यादा पे किया, 100 रुपए पे। तो लोडिंग का पोर्शन कितना था इसमें, 100 रुपए का। तो 450 पे लोडिंग का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 45,000 का। और जैसे ही आप इसको एलिमिनेट करोगे, रिवर्स में पोस्टिंग करोगे, तो अपने आप ही आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था वो एट कॉस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको पोस्टिंग करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है, तो अनसोल्ड स्टॉक का पोस्टिंग करेंगे तो कहां करेंगे, देखो बाई अनसोल्ड स्टॉक वर्किंग नोट नंबर 3, कितना था, 3,15,000। अब आपको क्या करना है, इसमें से लोडिंग का पोर्शन हटाने के लिए रिवर्स एंट्री पास करनी है। तो रिवर्स करोगे तो कहां जाएगा वो, डेबिट साइड में, टू स्टॉक रिजर्व वर्किंग नोट नंबर 3। कितना आया था स्टॉक रिजर्व, 45,000 का, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने कैलकुलेशन किया। इस सम के अंदर जो डिफरेंट क्या था सर, ना तो कोई कंसाइनर का एक्सपेंस है ना कंसाइन का एक्सपेंस है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एक्सपेंस जरूरी होना ही जरूरी है, नहीं है तो नहीं है सर इसके, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें सेम थी। और दूसरी चीज, एक चीज और समझना, यहां पर सर जो अब नॉर्मल लॉस के रेस्पेक्ट में इंश्योरेंस क्लेम था, वो ये डिसाइड ही नहीं हुआ कि सर कितना अपन को मिलेगा। तो जब तक ये डिसाइड नहीं हुआ तब तक अपन ये नहीं बोल सकते कि सर अपना प्रॉफिट है लॉस है। अगर अपना लॉस कितना है, यहां पर अब नॉर्मल लॉस था 105,000 माइनस 15,000, दैट इज 90,000 का। अल्टीमेट जो इफेक्ट है वो कितना, 90 का हुआ ना, 1,05,000 माइनस 15,000, तो अब नॉर्मल लॉस कितना है, 90 का। बट कंपनी कितना देगी मुझे ये थोड़ी पता है अभी, अपन ने तो क्लेम किया सर अभी तक। तो इस केस में सर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री नहीं होगी और अपन अबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता क्लेम से कितना मिलेगा, तब तक मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर करूँ मैं ये भी पता नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस केस में ये एंट्री पास कर देंगे। तो यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपन ने पुट कर दी। अब क्या करना है सर, अकाउंट को बंद करना है। तो देखो प्रॉफिट लॉस निकाल देते हैं। तो ज़्यादा बैलेंस कहाँ का आ रहा है वो देखते हैं। तो सर यहाँ पर ज़्यादा बैलेंस है आपका क्रेडिट साइड का, दैट इज इनकम साइड का। तो उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। यार आपका बैलेंस 18,10,000 का, ठीक है। तो 18,10,000 का, तो डेबिट का भी उतना ही सर, 18,10,000। तो बैलेंसिंग फिगर से अपन क्या निकाल लेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो 18,10,000 में से लेस कर देंगे 14 लाख माइनस 140 कमीशन का, 15,000 का जो लोडिंग का पोर्शन था वो हटा देंगे, स्टॉक रिजर्व 45,000, दैट इज जो आपका प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया 2,10,000 का, ठीक है। तो इस तरीके से ये सम था। सम इजी था लेकिन कॉन्सेप्चुअली अच्छा था। तो आप इसे अच्छे से करना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन डील किया एक अब नॉर्मल लॉस का सम, तो इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो स्टार्ट करूँ उससे पहले इस एग्जांपल में क्या डिफरेंट है वो बता देता हूँ मैं। तो देखो अपन ने जो कॉन्सेप्ट है वो तो अब क्लियर किए ही, लेकिन सर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल डायरेक्टली पूछ लिए जाए। मतलब कि इस सम के अंदर ये डिफरेंट है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे कैसे पुट करना है। बट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा होगा जो आप निकाल ही नहीं पाओगे, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक। ये पूरा का पूरा सम आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या पुट करना है और कौन चीज़ कहाँ पर आएगी। बट सर इसमें जो डिफरेंट है वो ये कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कुछ अलग तरीके से किया गया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही ऐसा दे रखा है कि उसको उस तरीके से अपन को निकालना ही पड़ेगा। तो देखते वो ये वाला सम जो अपन को डील करेगा कि अपन को क्लोजिंग स्टॉक अगर कैलकुलेशन करें तो किस अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो वो अलग तरीका इस सम के अंदर ले रखा है, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऐसा सम एग्जाम में आता है तो बहुत गलती होने के चांस रहता है, क्योंकि इस सम के अंदर स्टूडेंट अटक सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दे रखा है कि वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल पाएगा जल्दी से अगर उसने इस सम का अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो
आशीष सेल द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गौरव। तो देखो यहाँ पर आशीष जो है वो माल को बेच रहा है, तो इन दैट केस जो आशीष है वो कौन हुआ अपने लिए, कंसाइनी। और किसके बिहाफ पर बेच रहा है, गौरव, दैट इज वो कौन हुआ, कंसाइनर। तो यहाँ पर गौरव जो है वो कंसाइनर है और आशीष कौन है यहाँ पर, कंसाइनी, ठीक है। ऑन द कंसाइनमेंट ऑन द 1 अप्रैल 2019 ही हैड विथ हिम अ स्टॉक ऑफ 15,000 ऑन द कंसाइनमेंट। तो देखो इसमें एक इन्फॉर्मेशन अपने पास और डिफरेंट आ गई, क्या कि अभी तक अपने पास कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं था, लेकिन यहां पर इस सम के अंदर अपन को एक चीज और नई डील करनी पड़ रही है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक भी यहां पर, ठीक है। तो वो भी अपन डील कर लेते हैं। देखो तो ये एक जो इन्फॉर्मेशन था वो डिफरेंट था अपने लिए यहां पर इस सम के अंदर। और देखते आगे क्या बोलता है, आशीष हैड इंस्ट्रक्शन टू सेल। अब यहां पर आशीष जो है उसको इंस्ट्रक्शन मिला है कि भाई देख तेरे को सेल कैसे करनी है, एट कॉस्ट प्लस 20%। मतलब कि देख यहां पर पहली चीज, यहां पर जो गुड्स भेजे जा रहे हैं वो कैसे भेजे जा रहे हैं, कॉस्ट पे भेजे जा रहे हैं। वो मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि आशीष जो गौरव है वो बोलता है कि तेरे को कैसे बेचना है, कॉस्ट प्लस 20%। तो जब उसने ट्रांसफर किया होगा तो कैसे किया होगा, कॉस्ट पे किया होगा, तभी तो बोल रहा है कि कॉस्ट प्लस 20% बेचना है तेरे को, ठीक है सर। तो उसने गुड्स को जब ट्रांसफर किया गौरव ने तो कैसे किया, कॉस्ट पे किया। तो सर क्या इस सम के अंदर अपन को लोडिंग का पोर्शन निकालने की रिक्वायरमेंट है, नहीं है सर, ठीक है। वो तो तब होती ना जब वो भेजता कैसे, अब वो कॉस्ट भेजता, बट उसने ट्रांसफर कैसे किया, एट कॉस्ट। और फिर उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई जब तू माल को बेचेगा ना तो कैसे बेचेगा, कॉस्ट में 20% का प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करके बेचेगा, ठीक है। तो ये लोडिंग का पोर्शन नहीं है सर, ये लोडिंग का पोर्शन नहीं है, ये ट्रांसफर करता तब लोडिंग का पोर्शन बनता। बट इसने तो इंस्ट्रक्शन दिया है कि देख माल बेचेगा ना तो कैसे बेचेगा, 20% का प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा। तो प्रॉफिट अलग चीज होती है, लोडिंग अलग चीज होती है। जब वो उसको ट्रांसफर करता हो तब बोलता है कि मैं कैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, कॉस्ट प्लस 20%, तब मैं बोलता कि ये लोडिंग का पोर्शन है। बट उसने ये जो ये 20% ऐड किया ना वो कब कर रहा है, वो सेल करते वक्त। तो क्या ये लोडिंग का पोर्शन हुआ, नहीं सर, ठीक है। तो इसे लोडिंग का पोर्शन नहीं बोलते, लोडिंग का पोर्शन उसे बोलते हैं जब वो ट्रांसफर करते वक्त ऐड करता है कुछ मार्जिन, ठीक है। तो ये क्या था अपना सेलिंग प्राइस हो गया अपना, कि सर जब बेचेगा तो कॉस्ट प्लस 20% का प्रॉफिट ऐड करके उसको बेचेगा। एंड वाज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन, और कमीशन कौन लेगा, आशीष, क्योंकि बेचने वाला कौन है, आशीष। तो आशीष को कमीशन मिलेगा 3% ऑन द सेल्स। तो ये नॉर्मल कमीशन है आपका। तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल कमीशन किस पे दिया जाता है, या तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर, ठीक है, या फिर सेल प्राइस के ऊपर। इनवॉइस प्राइस कितना था यहाँ पर, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट था अपने लिए इनवॉइस प्राइस, क्योंकि उसने जब ट्रांसफर किया तो कैसे किया था, एट कॉस्ट पे। तो जिस वैल्यू पर कंसाइनर कंसाइनी को ट्रांसफर करता है उसे क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। तो यहां पर उसने बोला कि देख इस बार तेरे को जो नॉर्मल कमीशन मिलेगा वो किस पे मिलेगा, सेल के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो सेल के ऊपर दे देंगे, तो जिस तरीके से एग्रीमेंट हो रखा है उस अकॉर्डिंग अपन उसको कमीशन दे देंगे। दूसरी चीज उसने एक और कमीशन दिया, दैट इज डेल क्रेडिटर कमीशन 2% का। अब देखो एक चीज समझना, डेल क्रेडिटर कमीशन किसके ऊपर दिया जाता है, क्रेडिट सेल्स के ऊपर। लेकिन यहां पर इसने बोला ऑन द टोटल सेल्स। तो सर जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे करना है। अपन को पता है कि जो कमीशन का कैलकुलेशन किया जाता है वो किस पे किया जाता है, क्रेडिट सेल पे किया जाता है। बट उसने बोला कि आपको टोटल सेल के ऊपर देना है, इसका मतलब टोटल सेल के ऊपर देना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो वैसे करना अपन को, ठीक है। तो 2% का जो कैलकुलेशन करेंगे किस पे करेंगे, जो आपका टोटल सेल है, ठीक है। तो सर नॉर्मल कमीशन भी 3% सेल पे देना है आपको, और 2% भी उस पर देना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो इफेक्टिवली कितना देना है आपको, 5% टोटल सेल पे निकाल देंगे। बट जब अपन प्रेजेंटेशन करेंगे तो जनरल कमीशन को 3% से अलग दिखाएंगे एंड ओवरराइडिंग कमीशन को अलग से दिखाएंगे 2% से, ठीक है। तो ये भी अलग चीज था यहाँ पर, क्योंकि अभी तक अपन कैलकुलेट किस पे करते आ रहे थे, डेल क्रेडिटर कमीशन को क्रेडिट सेल के ऊपर। लेकिन सर उसने साफ बोला कि जब वो कैलकुलेशन करेगा डेल क्रेडिटर कमीशन का तो किस पे करेगा, टोटल सेल पे। तो टोटल सेल पे करना है बस, ठीक है। अपन क्रेडिट सेल का यूज करना ही नहीं है वहां पर कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए डेल क्रेडिटर, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है, फॉर गारंटीड कलेक्शन ऑफ द ऑल द सेल प्रोसीजर। तो अपन को पता है कि जो डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, ताकि अपने पास टोटल जो भी अमाउंट है वो पूरा मिल जाए। अगर वो बैड डेब्ट्स होगा तो किसका होगा, वो कंसाइनी का होगा, अपन को मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, अपना ईयर कब से स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2019 से, और एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2020 को। तो उसने सर इन्फॉर्मेशन दिया लास्ट में आके कि देख सेल किया मैंने कितना 1,40,000 का, क्रेडिट सेल कितना किया 70 का। तो कैश एंड क्रेडिट दोनों गिवन है। तो सर एग्जाम में कहाँ गलती हो सकती है, डेल क्रेडिटर कमीशन निकालने में गलती हो सकती है। यहां पर आपके पास दोनों सेल गिवन है,
तो जब दोनों सेल गिवन है तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जो कमीशन निकलेगा वो किस पे निकलेगा, क्रेडिट सेल के ऊपर। बट सर उसने यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है कि जो डेल कटर कमीशन देंगे वो देंगे टोटल सेल के ऊपर, ठीक है। तो इस केस में टोटल सेल के ऊपर देना है। यहाँ पर आप क्रेडिट सेल दैट इज 70,000 के ऊपर 2% का कमीशन कैलकुलेशन मत करके आ जाना, अदरवाइज गलती हो जाएगी और पूरा सम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छा था इसमें। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय आशीष रिलेटेड टू द कंसाइनमेंट, आशीष ने कुछ खर्चा पेमेंट किया जो कंसाइनमेंट के ऊपर किया था 10,000 रुपीज का, ठीक है। बैड डेब्ट्स वर 5,000। अच्छा ये जो बैड डेब्ट्स हुआ किसका यहाँ पर, जो आशीष था उसका या फिर गौरव का। आशीष कौन था यहाँ पर, कंसाइनी, और गौरव कौन था, कंसाइनर। तो आशीष को क्या डेल कटर कमीशन मिला है, हाँ सर मिला है। तो इस केस में अगर कोई बैड डेब्ट्स होगा तो कंसाइनर का होगा, कंसाइनी का होगा, कंसाइनी का होगा, दैट इज आशीष का होगा, क्योंकि उसे क्या मिल गया यहाँ पर, डेल कटर कमीशन मिल गया, ठीक है। तो इसको कहाँ डील करना है आपको, ये जो बैड डेब्ट्स है वो कहाँ जाएगा, कमीशन अकाउंट में, ठीक है। तो अगर वो बोलता है कमीशन अकाउंट बनाने के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है अपने लिए। अगर वो आपसे बोलता ही नहीं है कि सर आपको कमीशन अकाउंट में बनाना है या फिर आपको कंसाइनी के बुक्स बनाना है, तो ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा आपका, ये बैड डेब्ट जाएगा आपका कमीशन अकाउंट में अब। लेकिन आगे इन्फॉर्मेशन बोलता है प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गौरव। तो इसने इस एग्जाम्पल में आपसे सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट मांगा है, तो क्या बैड डेब्ट्स आपके लिए काम का है, नहीं है सर, क्योंकि कहाँ जाएगा आपका, कमीशन अकाउंट में, और कमीशन अकाउंट बनाने के लिए इसने बोला नहीं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन था बैड डेब्ट्स का वो मेरे लिए रेलिवेंट भी नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट था आपके पास 1,50,000 का। तो देखो जो इन्फॉर्मेशन पहले अपन को स्टार्टिंग में दी जाती थी यहाँ पर सबसे लास्ट में दे रखी है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन का थोड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ पर जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में कितना भेज रहा है, यहाँ पर जो आशीष जो गौरव था वो कितना ट्रांसफर कर रहा है आशीष को। अभी तक जो सम किया उसमें क्या था, स्टार्टिंग में दे देता था अपन को कितना ट्रांसफर कर रहा है, बट इसमें सबसे एंड में दिया, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे कैसे भी हो सकती है, आपको डील करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सम था। अब इसमें दिक्कत ये है सर कि ना तो आपको यूनिट गिवन है और ना ही आपको पर यूनिट गिवन है कि कितना, ना तो पर यूनिट गिवन है ना ही यूनिट का अमाउंट गिवन है कि सर कितना यूनिट था वो, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे सर क्लोजिंग स्टॉक का, तो आप तो सोचो कि किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो इस सम के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। तो वही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इस पूरे सम के अंदर जो अच्छा एडजस्टमेंट है वो सिर्फ यही है कि क्लोजिंग स्टॉक को कैसे कैलकुलेशन किया जाए, अदरवाइज सम के अंदर कोई दम नहीं है। सम बहुत ईजी है, लेकिन सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बहुत डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, क्योंकि जब आप पहली बार सम को डील करते हो तो इन तरीके से थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है कि सर इसको कैसे डील किया जाए। तो अगर आपने एग्जाम से पहले इसको डील कर रखा है तो इन तरीके से एग्जाम में आप बहुत इजीली डील कर सकते हो उसको, ठीक है। तो देखते हैं सम को, देखो स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो देखो ओके, तो अभी तक अपन क्या करते थे, सबसे पहले क्या लिखते थे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लेकिन यहां पर सर क्या है, यहां पर अपने पास एक अमाउंट और गिवन था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक गिवन था। तो ओपनिंग स्टॉक को पहले लिखना पड़ेगा, दैट इज टू बैलेंस बीडी, ठीक है, दैट इज टू बैलेंस बीडी, ब्रैकेट में दिखा देना ओपनिंग स्टॉक। जब अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो कहां लिखते थे ओपनिंग स्टॉक को, डेबिट में ना। तो ये भी वही चीज है यहां पर, टू ओपनिंग स्टॉक कितना था ओपनिंग स्टॉक 50,000 का, ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखना है अपन को, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो वो जो इंफॉर्मेशन था वो आपको ऊपर नहीं मिलेगा, सबसे लास्ट में गिवन है, दैट इज 150 का, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो कितना है सर 150 का, तो 150 पुट कर देते हैं। क्या सर कुछ लोडिंग का पोर्शन था, नहीं था। ये सर जो कॉस्ट प्लस 20% है वो लोडिंग का पोर्शन नहीं है। लोडिंग का पोर्शन तब निकलता है जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजते वक्त ऐड करता है। ये जो कंसाइनर ने कंसाइनी को नहीं भेजा, यहाँ पर कंसाइनर जो है उसने इंस्ट्रक्शन दिया कंसाइनी को कि देख माल जब बेचेगा तो कैसे बेचेगा, जितना मैंने तेरे को ट्रांसफर किया उसमें 20% का प्रॉफिट ऐड करके बेचना। तो ये लोडिंग नहीं है सर। लोडिंग तब होता जब कंसाइनर कंसाइनी को देते वक्त ये 20% ऐड करता। यहाँ पर कंसाइनी ऐड कर रहा है कस्टमर को माल बेचते वक्त ये 20%, तो ये एडजस्टमेंट अलग है, ठीक है। तो इसे लोडिंग नहीं बोल सकते अपन। तो देखो इसमें लोडिंग का पोर्शन था नहीं, तो अपन को एलिमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद सर खर्चे हो रहे हैं। देखो आशीष इंस्ट्रक्शन सेल करने के लिए बोला, कॉस्ट प्लस 20% एंड वाज एंटेल्ड टू गेट कमीशन 3% सेल्स एंड 2% डेलकट कमीशन, ठीक है। तो देखते हैं कंसाइनर को एक्सपेंस देखें यहाँ पर।
ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च कैश सेल्स किया 140 का, क्रेडिट सेल किया 70 का। तो इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले। तो सेल जब रिकॉर्ड करेंगे तो कहाँ करेंगे, बाई साइड में। और कौन कर रहा है सेल को, आशीष, ब्रैकेट में दिखा देंगे सेल्स। और जब आपको दोनों सेल्स का अमाउंट गिवन होगा तो आपको प्रॉपर प्रेजेंट करके आना है वहां पर कि कैश में कितना सेल किया, क्रेडिट पे सेल कितना किया। तो यहां पर जब आप लिखोगे बाई आशीष तो उसके जस्ट नीचे आपको प्रॉपर दिखाना कि कैश में सेल कितना हुआ था, क्रेडिट पे कितना हुआ था। ठीक है। तो कितना है सर ये 140, 70,000, तो ये कितना जाएगा 2,10,000। ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है अपन को, और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है यहाँ पर, एक्सपेंसेस पेड बाय आशीष। आशीष कौन यहाँ पर, कंसाइनी, रिलेटेड टू द कंसाइनमेंट। तो इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि कंसाइनमेंट का कोई एक्सपेंस दिख नहीं रहा मेरे को यहाँ पर। ये उसने माल को, ये स्टार्टिंग का ओपनिंग बैलेंस था, यहाँ पर उसने गुड्स को कैसे बेचना उसका इंस्ट्रक्शन दिया, ये कमीशन की बात कर दी यहाँ पर उसने सेल की बात की। और यहाँ पर आशीष दैट इज कंसाइन का कोई एक्सपेंस था तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पर, दैट इज टू बैंक कुछ आएगा नहीं क्योंकि कंसाइन का कोई एक्सपेंस है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब कंसाइनी का एक्सपेंस बुक करेंगे तो क्या करेंगे, टू आशीष एक्सपेंसेस। ठीक है, कुछ नाम नहीं था एक्सपेंस का, सिर्फ एक्सपेंस लिखा हुआ था। और वो जो एक्सपेंस था वो कितने का था यहाँ पर सर, 10,000 रुपीज़ का। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको 10,000 का। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद सर क्या बेड डेप्स क्या अपना खर्चा है, बेड डेप्स तो सर कंसाइनी का है क्योंकि उसने क्या ले लिया यहाँ पर, डेलीगेटर कमीशन ले लिया, तो इस केस में मेरा खर्चा नहीं है। उसके बाद सर कमीशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो कमीशन क्या बोलता है, वो 3% देना उसको सेल के ऊपर, जनरल कमीशन। तो कमीशन का जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, टू आशीष दैट इज टू कंसाइनी, ब्रैकेट में कमीशन। ठीक है। तो पहला जो कमीशन था वो कौन सा था यहाँ पर, जर्नल कमीशन। तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए जो बोला उसने तो कैसे बोला, इनवॉइस प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस। तो देखो यहाँ पर उसने स्पेसिफाई कर रखा है कि सेल पे देना है, इन दैट केस आपको सेल पे देना है। तो टोटल सेल कितना आपका 2,10,000 का। जो आपका नॉर्मल कमीशन दिया था वो किस पे जाता है, टोटल सेल के ऊपर दिया जाता है। और टोटल सेल कितना है 210, और उस पर कितना कमीशन देने की बात की गई इसमें, 3% का। ठीक है। तो इसका 3% निकाल लेते हैं। तो 3% कितना हो जाता है इसका, 4,200 आई थिंक सो, 6,300 सॉरी। ठीक है, 6,300 का आपका कमीशन आएगा, जनरल कमीशन। तो इसका अगला जो कमीशन था वो था डेलीगेटर कमीशन। ठीक है। तो डेलीगेटर कमीशन लिख देंगे यहां पर। सर डेलीगेटर कमीशन एक्चुअल में दिया तो जाता है क्रेडिट सेल के ऊपर, बट सर जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि सर आपको टोटल सेल के ऊपर देना है तो टोटल सेल के ऊपर देना है, फिर मार्क्स चाहिए अपन को। तो जैसे वो इन्फॉर्म करेगा वैसे अपन को काम करना है। ठीक है। तो वो बोलता है 2,10,000 पे देना, तो इसका मतलब 2,10,000 पे देना है। कितना देना है इसको, 2%। तो ये कितना हो जाता है 4,200 का। इसके बाद जो अमाउंट आएगा वो अपन बाहर लिख देंगे, दैट इज कितना हो गया टोटल कमीशन अपना 10,500। ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्लोजिंग जो कमीशन था उसका कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है। तो अब क्या करना है इसके बाद, गुड्स एंड में लिख दिया। कुछ लॉस था नहीं यहाँ पर, नॉर्मल या अब नॉर्मल लॉस थी, अपन को उसको भी एडजस्ट करना पड़े। बस अब सर इसमें एक ही चीज निकालना है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो सर इस सम के अंदर कैसे निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक वो देखना है, और वही इसमें जो एडजस्टमेंट था वो डिफरेंट है, तो वो देखते हैं। देखो पहली चीज देखो यहाँ पर एक चीज समझना, यहाँ पर ना तो आपको यूनिट गिवन है कि सर कितना यूनिट मैंने ट्रांसफर किया, तब तो मैं निकाल भी सकता हूँ कि सर जैसे कि 1,000 यूनिट ट्रांसफर किया उसने बेच दिया 800, इस केस में 200 का अपन को कैलकुलेशन करना है। बट ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ। तो जो भी अपन को अमाउंट दे रखे सारे के सारे कैसे दे रखे हैं, एक वैल्यू के अंदर एक अमाउंट फिक्स कर रखा है, जैसे 50,000 है, बट कितना यूनिट था वो मुझे नहीं पता। उसने यहाँ पर सेल किया 140 का, 70,000 का, बट कितना यूनिट सेल किया वो भी मुझे नहीं पता। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, अपन को दूसरे तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक का। तो वो देखते हैं कैसे करना है। तो देखो ओके, सो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 ओके हाँ। तो कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है। तो देखो एक चीज समझना, देखो जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करते हैं ना, अब देखो अपन जब यहां पर अमाउंट लिखेंगे तो वो क्या यूनिट लिखते हैं या अमाउंट लिखते हैं,
जैसे बोलता हूँ कि 10 यूनिट बचा अपने पास, तो यहाँ पर क्या 10 यूनिट लिखते हैं, उसका अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं कि वो था कितने का, अल्टीमेट जो 10 यूनिट का कॉस्टिंग था वो कितना था। तो अगर मुझे कॉस्टिंग पता लग जाए तो क्या दिक्कत है, यूनिट नहीं है तो कोई जरूरत थोड़ी कि यूनिट लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यूनिट का तो अपन लिखते नहीं है वैसे यहाँ पर, वो 10 यूनिट था कितने का वो लिखना पड़ता है यहाँ पर अपन को। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि वो अमाउंट कितना उन यूनिट्स का जो अपने पास बचे हुए हैं, तो अगर वो फाइंड आउट कर ले तो वो लिख देंगे यहाँ पर। तो देखो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो पहले इसको समझना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने सेल किया 2 लाख रुपीज का गुड्स, ठीक है, 2 लाख रुपीज का गुड्स मैंने सेल कर दिया। अब सर जब मैं सेल करता हूं तो आपका सेलिंग प्राइस कैसे बनता है, सोचो। कॉस्ट में अपन क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट को, यही करते हैं, तब जाके तो आपका सेलिंग प्राइस बनता है। अब यहां पर मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि जब सर उसने बेचा ना माल को, तो बेचा था कॉस्ट प्लस 25% पे, ठीक है, मतलब कि जितने का उसके माल पड़ रहा था उसमें वो प्रॉफिट ऐड करके बेच रहा था कितना, 25%। तो यहां पे जो परसेंटेज है वो किस पे गिवन है, कॉस्ट पे। तो जब ये इक्वेशन बना होगा तो यहां पर 100 किससे माना गया होगा, सोचो, कॉस्ट को। मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर आपको परसेंटेज गिवन होता है उसे आप क्या मान लेते हो, 100 मान लेते हैं। तो अगर आपका कॉस्ट कितना 100 है तो उसके ऊपर आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 25 का। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 100 का 25% कितना, 25। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना, 125। 100 प्लस 25 इजिकल टू कितना, 125 तो हुआ। अब सर यहां पर ना तो आपको कॉस्ट पता है ना प्रॉफिट पता है, लेकिन आपको पता है सेल कितना किया आपने, सेल कितना किया आपने, 2 लाख रुपीज का, ठीक है। तो देखो 2 लाख रुपीज का जब सेल किया होगा तो आप यहां पर ये निकाल सकते हो कि आपका कॉस्ट कितना आया होगा उसको बेचने पर। सिंपल समझना, आपने ये बेचा, ठीक है, आपने 2 लाख रुपीज का गुड्स बेच दिया, लेकिन इसमें क्या छुपा हुआ है, 2 चीज छुपी हुई है इसमें। एक तो जितने का आपके पड़ रहा था वो, और प्रॉफिट का एलिमेंट। तो मैं निकालना चाहता हूं कि सर मेरे पड़ कितने का रहा था, तो कैसे निकालेंगे वो। अगर आपको तीनों में से वैल्यू कौन सा पता है, सेल का, सेल के नीचे डिवाइड किसका करेंगे, सेलिंग प्राइस का, क्योंकि सेल के नीचे कॉस्ट का डिवाइड तो करेंगे नहीं ना। तो यहां पर सेल के नीचे डिवाइड करेंगे 125 का। अब आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये कितना जाएगा आपका, आई थिंक 1,60,000। 2 लाख डिवाइड बाय 125%, ओके। सो 160 का आपके ये माल था, उसका आपने बेचा कितने में, 2 लाख रुपीज का, ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक मुझे फाइंड आउट करना है, और जब मैं क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करता हूं ना, तो उसका वैल्यू किस पे करते हैं अपन, कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये चीज तो पता लगा ली कि सर जिसको मैंने बेचा ना उसका कॉस्ट कितना था, 160 था, मतलब जितना यूनिट मैंने बेचा उसका कॉस्ट कितना आ रहा था, 160 का आ रहा था, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है COGS का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इजिकल टू क्या होता था आपका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। इस तरीके से निकालते थे। अब एनपीओ में अपन ने सीखा था कि जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है उसका क्या इक्वेशन बनता है, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो मेरे पास यहां पर सारी की सारी वैल्यू पता है, लेकिन क्या चीज पता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक। तो आप क्या निकाल सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, सिंपल है सर। अब तो क्योंकि आपने क्या निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, वो कितना 160 का, तो यहां पर 160 रख देंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक मुझे पता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक है अपना 20,000 का, ठीक है। आपने परचेज किया था ड्यूरिंग द ईयर कितना, मानते हैं वो किया था 180 का, ठीक है। 180 का गुड्स आपने परचेज किया और आपके डायरेक्ट एक्सपेंस बनते थे। और सर एक चीज और समझना, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो होते हैं गुड्स से सीधे रिलेटेड, ठीक है, जो गुड्स को बनाने में काम आ रहे सीधे सीधे, ठीक है सर। तो इस केस में
यहाँ पर मानते हो आपने खर्चा किया 10,000 रुपीज़ का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये चीज़ आपको पता है, आपको गुड्स गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल सकते हो आप? क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो। क्योंकि सर इस सम के अंदर आपके पास यूनिट गिवन नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि यूनिट के बेस पे आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो, आप ये फॉर्मूला यूज़ कर भी निकाल सकते हो। तो इस सम के अंदर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखो किस तरीके से निकलेगा। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू पुट कर देंगे 20,000 का, प्लस परचेज कितना 180 का, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना 10,000 का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता नहीं है तो उसको वैसे के वैसे रहने दो आप। ठीक है सर, तो ये चीज़ लिख दी आपने। अब क्या करना है, इस माइनस वैल्यू को वहां लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही है क्लोजिंग स्टॉक, ये वैल्यू वहां चला जाएगा। तो देखो इनको ऐड कर देंगे अपन, कितना हो जाएगा ये 2,10,000, और ये जब वैल्यू इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 160, तो अल्टीमेट आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना 50 का। तो अपन को इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करना है क्लोजिंग स्टॉक का। तो इस सम के अंदर आपको सीओजीएस का फॉर्मूला यूज करके क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, क्योंकि यूनिट गिवन नहीं है अपने पास। ठीक है, तो ये सम डिफरेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर यूनिट के बेस पे अपन को कैलकुलेशन नहीं करना है। अभी तक जो सम कर रहे थे वहां पर अपन यूनिट का यूज करके देन आफ्टर अपन कैलकुलेशन कर रहे थे कि अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है। वहां पर अपन को पर यूनिट गिवन होता था, कंसाइनर के खर्चे पता होते थे, कंसाइनी के खर्चे पता होते थे। बट यहाँ पर क्या है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिसके बेसिस पे मैं पर यूनिट कैलकुलेशन कर सकूं कि मेरा इतना यूनिट बच गया। तो यहाँ पर क्या करना है, सीओजीएस का फॉर्मूला यूज करके अपन को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो सम के ऊपर जो एडजस्टमेंट है वो दिखता है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर अपन अगर दो चीज मिसिंग है तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे देखो यहाँ पर दो चीजें मिसिंग है। अपने पास ओपनिंग स्टॉक पता है अपन को इस सम के अंदर, वो कितना था अपने पास, देखो अपने पास था ओपनिंग स्टॉक कितना 50 का, तो वो पता है मुझे। ठीक है, परचेज पता है, परचेज का मतलब कि आपने कितना ट्रांसफर किया था, तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में आपको पता है कितना ट्रांसफर किया था 150 का, तो वही तो परचेज किया हुआ उसने। उसके बाद परचेज पता है, डायरेक्ट एक्सपेंस अपन निकाल सकते हैं कि सर कंसाइनर ने कितने खर्चे किए, तो देखो यहाँ पर क्या कंसाइनर के खर्चे हैं, यहाँ पर नहीं है सर। दूसरी चीज, क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त अपन कंसाइनी के खर्चे भी लेते हैं, लेकिन वो कौन से लेते हैं, अप टू द गोडाउन। यहाँ पर कंसाइनी दैट इज आशीष ने खर्चे किए थे 10,000 का, बट ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था जिसके बेसिस में ये बोल सकूं मैं कि ये बिफोर द गोडाउन थे, आफ्टर द गोडाउन थे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या अजम्पशन लेके इसको डील करते हो। अगर 10,000 बिफोर द गोडाउन लोगे, इन दैट केस आपके क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको बिफोर द आफ्टर द गोडाउन माना, इन दैट केस आपको इसको कंसिडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त सिर्फ वही खर्चे लेते हैं अपन जो बिफोर द गोडाउन हो गए। ठीक है, तो इन दैट केस ये अजम्पशन पे बेस्ड है पूरा सम कि यहाँ पर ये जो 10,000 है उसको आपको क्या मानना है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन, ऐसे स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा है कि आप उसके बेस पे ये पता कर सको कि वो आपका बिफोर द गोडाउन था या आफ्टर द गोडाउन था, तो इन दैट केस यहाँ पे अजम्पशन, यहाँ पर आप प्रॉपरली वर्किंग नोट देख के अजम्पशन लिख के आना कि आपने इसको क्या डील किया। तो जैसा डील करोगे वैसा उसका आंसर आपके सामने आएगा। तो देखो उसको डील करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे अपन, पहली चीज अपन इक्वेशन बनाएंगे कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है अपने पास, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इस सम के अंदर आपको जो प्रॉफिट निकालने के लिए बोला था वो सेल के ऊपर बोला था, कॉस्ट के ऊपर बोला था, कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इन दैट केस यहां पर 100 कैसे मानेंगे अपन कॉस्ट को। अब जो प्रॉफिट का एलिमेंट था वो कितना था 20%, तो 100 का 20% कितना 20, दैट इज सेलिंग प्राइस कितना 120। ठीक है, तो ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया अपन ने। अब यहां पर तीनों में से कौन सा वैल्यू पता है मुझे, कॉस्ट पता है, प्रॉफिट पता है, सेल पता है, सेल्स पता है। तो आपका जो टोटल सेल्स है वो आप निकाल सकते हो। आपको पता है यहां पर 140 कैश में बेचा, क्रेडिट में बेचा 70 का, तो टोटल सेल कितना 2,10,000 का। तो आप क्या निकाल सकते हो, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, कॉस्ट, जो माल बेचा उसका कॉस्ट कितना, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा आपके लिए, तीनों में से किसका वैल्यू पता था आपको, सेल्स का, वो कितना था
2,10,000 का। डिवाइड किससे करोगे? सेल के नीचे तो सेल से डिवाइड करोगे ना, और सेल का एलिमेंट कितना है? सेलिंग प्राइस का 120। अब आपको क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट कितना था आपके लिए? 100। तो ये कितना जाएगा आपके लिए? 2,10,000 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 1,75,000। तो ये क्या आ गया आपका? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मतलब जिसको आपने बेचा उसका लागत कितना आ रहा था आपके लिए। तो अगर आप 7,50,000 में ऐड करोगे ना 20%, तो अल्टीमेट आपका क्या आ जाएगा? 2,10,000। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या निकाल लिया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लिया। अब यहां पर क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला पुट कर देंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरीके से निकाला जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना था अपने पास? 50,000 का। परचेज कितना किया था अपन ने? 150 का। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में अपन कंसाइनर का एक्सपेंस लेंगे, बट यहां पर कोई कंसाइनर का एक्सपेंस है नहीं। और दूसरी चीज, कंसाइनर का एक्सपेंस गिवन था अपन को कितना? 10,000 का। तो यहां पर अपन कोई भी एजम्पशन लेके कर सकता है। अगर बिफोर द गोडाउन मानोगे तो आप इसे ऐड कर दोगे, अगर आफ्टर द गोडाउन मानोगे तो इसे आप कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको मैं मानता हूं ये आपका आफ्टर द गोडाउन था। अगर आफ्टर द गोडाउन है इन दैट केस क्या करेंगे? इसको अपन इसे कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब कि डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आएगा, और कंसाइनर ने कोई खर्चे किए नहीं तो वो वैसे भी नहीं आएंगे यहाँ पर। तो प्लस 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपन को निकालना है, तो उसको वैसे के वैसे रहने देंगे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। अब सीओजीएस का वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर लिया कितना? 175। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा अपना। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या? ये माइनस का यहां आएगा इस तरफ तो पॉजिटिव, और ये वहां जाएगा तो नेगेटिव। तो ये इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 2 लाख माइनस 175। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना जाएगा? 25,000 का। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या निकाल लिया? क्लोजिंग स्टॉक। तो इस सम के अंदर डिफरेंट क्या था सर? अपने पास यूनिट गिवन नहीं था कि कितना यूनिट अपन को क्लोजिंग स्टॉक बच गया यहाँ पर, और उसका कैलकुलेशन कर सकता है। तो इस सम के अंदर ये डिफरेंट था, और इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो पहले सीओजीएस निकाल लेंगे और फिर सीओजीएस का फॉर्मूला पुट करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे, क्योंकि अगर दोनों चीजें मिसिंग होगी तो फिर नहीं निकाल सकते ना उसको। तो अगर आपको सीओजीएस पता है तो इन दैट केस आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, क्योंकि ये तीनों चीज आपको पता है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे? सेल का यूज करके अपन ये निकालेंगे कि अपने वो पट कितने रहा, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है। देन आफ्टर अपन बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बाई अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, बाई अनसोल्ड स्टॉक कितना सर? 25,000 का। ठीक है, तो यही इस सम के अंदर डिफरेंट क्या था सर कि क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए अपन को डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वाइज अपन नहीं निकाल सकते यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सम डील हो गया। अब क्या करना है अपन को? अकाउंट को क्लोज करना है। तो क्लोज करेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस किस तरफ आ रहा है देखो। सो यहाँ पर ज़्यादा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपका क्रेडिट साइड का, दैट इज 2,35,000 का। ठीक है, तो डेबिट का भी कितना आएगा? बराबर आएगा 2,35,000 का। उसमें से लेस कर देंगे जो अपने एक्सपेंस थे, और जो बैलेंसिंग फिगर से क्या जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज 235 माइनस 50 माइनस 150 माइनस 10,000 एंड माइनस 10,500, दैट इज जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आएगा 14,500 बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, तो ये सम इस तरीके से डील करना है। सम इजी था, लेकिन सर डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि सम के अंदर ना तो यूनिट्स गिवन है कि कितना यूनिट उसको ट्रांसफर किया, कितना उसने बेचा। तो जब भी इस टाइप का सम आए तो उस केस में आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस तरीके से डील करना है। ठीक है, तो सम डिफिकल्ट नहीं था, बस उसको निकालने का तरीका अलग था, एक एडजस्टमेंट अलग था कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है। और जैसे कि यहाँ पर एक चीज और डिफरेंट था, दैट इज जो आपका डेल कटर कमीशन था उसके लिए आपको स्पेसिफिकेशन दे देगा कि यहाँ पर जो डेल कटर कमीशन निकालना है वो निकालना है ऑन द टोटल सेल। ठीक है, तो टोटल सेल के ऊपर निकालना पड़ा यहाँ पर। अदरवाइज अपन किस पे निकालते हैं डेल कटर कमीशन?
क्रेडिट सेल के ऊपर, तो जैसा वो इन्फॉर्मेशन देगा वैसे अपन को पुट करना है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई कंसाइनर के एक्सपेंस है नहीं यहाँ पर, तो वो अपन ने कंसिडर नहीं किया। और एक और एडजस्टमेंट अलग था यहाँ पर, दैट इज ओपनिंग स्टॉक वाला। तो ओपनिंग स्टॉक को जैसे अपन ट्रेडिंग अकाउंट में डील करते थे टू ओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल वैसे डील किया यहाँ पर भी, ठीक है। बट ये इन्फॉर्मेशन अलग डील देखा अपन ने पहली बार कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी आ सकता है अपन सबको जब डील करेंगे तब, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लेना कि यहाँ पर जो सेलिंग जो उसने इंस्ट्रक्शन दिया वो दिया था इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल, ना कि ट्रांसफर करते वक्त ऐड किया 20%। ये जो कॉस्ट प्लस 20% है वो लोडिंग का पोर्शन नहीं है, इनवॉइस प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है। तो आपका जो सेलिंग प्राइस बन रहा है वो इस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। ये इनवॉइस प्राइस नहीं है, देखो साफ साफ बोल रहा है हैड इंस्ट्रक्शन टू सेल करने के लिए बोला, लेकिन कैसे बोला, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 20%, ठीक है। तो ये इनवॉइस प्राइस नहीं है, ये क्या था आपका सेलिंग प्राइस। तो ये एडजस्टमेंट डिफरेंट थे इनमें, इस सम के अंदर सम इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम से पहले आपको इसको अच्छे से डील करना है, ताकि अगर इस टाइप का एडजस्टमेंट अगर आ भी जाए तो आप अच्छे से डील कर सको, ठीक है। अदरवाइज आप पहली बार देखने पर सम डिफिकल्ट लगता है क्योंकि समझ नहीं आता कि कैसे निकालना है, बट आप इसे सॉल्व करोगे तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और सम देखेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।